जंग कादसिया इस्लामी तारीख का एक ऐसी जंग जिसमें फारसी सेना का लीडर रुस्तम ने लगभग 2 लाख सेना लेकर मुसलमानों के 30,000 के सेनाओं पर हमला किया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम के शुरुआती दौर में उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिलाफत में रोमन एम्पायर को यरमुक जैसी जंग में बुरी तरह हरा दिया था, जिसके बाद अब रोमन एम्पायर की ताकत बिल्कुल टूट चुकी थी और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को भी पता था कि रोमन एम्पायर अब मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उन्होंने अपनी सारी अटेंशन रोमन एम्पायर से हटाकर फारसी एम्पायर की तरफ की, लेकिन फारसी शहंशाह को अपने साम्राज्य पर इस्लामी फौजों की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस हो रहा था। मुसलमानों ने इराकन के कुछ अहम इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी वजह से फारस की सियासी और सामरिक ताकत पर असर पड़ने लगा। तो हालात को कंट्रोल करने के लिए आखिर मजबूरन ईरान के सारे जनरल्स एक जगह पर जमा हुए और मुसलमानों के खिलाफ प्लान बनाने लगे। इस मीटिंग में सारे जनरल्स को समझ आ गई कि मुसलमान सिर्फ इसलिए हमें इतनी आसानी से हरा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और हमारी इसी डिवीजन का मुसलमान फायदा उठा रहे हैं। तो आखिर ईरान के सबसे पावरफुल जनरल रुस्तम ने वहां सबको कन्विंस किया कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी आपस की सारी दुश्मनी भुला दें और अपनी आपस की सारी लड़ाइयां खत्म करके फारसी का एक नया यूनाइटेड शहंशाह चूज करें। और इस पोस्ट के लिए उसने खुद ही यज़्दगर्द को नॉमिनेट किया, जिसका ताल्लुक खुसरो के खानदान से था। लेकिन यहाँ भी रुस्तम ने बहुत ही चालाकी की थी, क्योंकि नए बादशाह यज़्दगर्द की एज उस वक्त सिर्फ 9 या 10 साल के करीब और रुस्तम चाहता था कि यज़्दगर्द सिर्फ नाम का बादशाह हो और असल में सारी ताकत रुस्तम के पास हो। लेकिन जो भी हो, इन सारी चीजों से फारसी एम्पायर दोबारा मजबूत होने लगी। लेकिन जब मुसलमानों ने आखिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के द्वार में अमसा जैसी इंपॉर्टेंट सिटी को फतह कर लिया, उसके बाद रोमन और फारसी एम्पायर की बर्दाश्त की हद बिल्कुल खत्म हो गई। जिसके बाद हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा काम हुआ जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था कि मुसलमानों के खौफ से रोमन और फारसी एम्पायर एक हो गए और अपने पिछले 800 साल की दुश्मनी भुलाकर और एक दूसरे के इतने करीब आए कि रोमन बादशाह हरकल ने अपनी पोती मानिया की शादी फारसी बादशाह यज़्दगर्द से कराई, जिसकी एज ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 साल के करीब। और इन दोनों ने यह प्लान बनाया कि हम दोनों एम्पायर्स अपनी आर्मीज को एक दूसरे के बॉर्डर से हटाकर अपने सेंटर्स में जमा करेंगे और फिर जब हमारी सारी फौज एक जगह जमा हो जाएगी तो हम एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर देंगे। जब खलीफा उमर रजी अल्लाह तआला को इस डील का पता चला तो अब उनके सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब एक ही टाइम पर उन्हें उस जमाने के 2 बड़े सुपर पावर से एक साथ लड़ना था। रोमन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद और अबू उबैद की लीडरशिप में मुसलमानों की काफी बड़ी फौज मौजूद थी, तो उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर फारसी एम्पायर के लिए फौज जमा करना शुरू कर दी और अपने कैपिटल मदीना से सहाबा को पूरे अरब में फैला दिया ताकि वह जाकर फारसियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों को जिहाद के लिए उभार सके। और खुद उस साल हज करने चले गए। जैसे ही हजरत उमर हज से वापस आए तो उन्होंने मदीना में एक अजीब सा मंजर देखा कि जहां तक उनकी नजर पहुंच रही थी वहां तक मुसलमानों का एक समंदर खड़ा था और ये सब फारसी एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों की फौज में शामिल होने आए थे। तो हजरत उमर ने इन सबको रेडी होने का हुक्म दिया और फिर खुद इन्हें लीड करके मदीना से रवाना हुए। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचे तो बाकी बड़े सहाबा अब्दुल रहमान बिन औफ और अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें जाने से रोक दिया और कहा, इस जंग में आपको जाना बहुत ही डेंजरस होगा, तो आप यही मदीना में रहे, क्योंकि हमें यहाँ से रोमन और फारसी एम्पायर दोनों से एक ही टाइम पर लड़ना है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आखिर उनकी बात मान ली और कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन मुसलमानों की इस इतनी अजीम फौज को लीड करेगा, क्योंकि खालिद बिन वलीद और अबू उबैद इब्न जर्राह दोनों रोमन एम्पायर से लड़ने में मसरूफ थे। अब जब यहाँ इस खिलाफत के सारे बड़े मिनिस्टर्स इस फौज के लिए एक जनरल ढूंढ रहे थे तो अचानक वहाँ एक लेटर पहुंचा जिसमें लिखा था कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने पूरे अरब से हजारों लोगों की फौज जमा करके मदीना की तरफ रवाना कर दी है। यह लेटर साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से भेजा गया था। तो अब्दुल रहमान बिन औफ ने इस लेटर को पढ़कर सुनाया और कहा, मुझे इस फौज का लीडर मिल चुका है। तो वहां सारों ने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा साद बिन अबी वकास, और यह नाम सुनते ही वहां बैठे सारों ने कहा कि यह नाम हमें मंजूर है, क्योंकि साद बिन अबी वकास रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम के मामू थे और इस्लाम कबूल करने वाले पहले 10 लोगों में से एक थे। और इससे बहुत साल पहले जब जंगे ओहद में मुसलमानों के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे तो उन्होंने बहुत बहादुरी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया था, जिस पर उसी दिन पहली दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। तो बस इसी के साथ साद रजी अल्लाह ताला अन्हो को फारसी एम्पायर में मुसलमानों की सारी फौज का जनरल बना दिया गया और साद रजी अल्लाह ताला अन्हो अरब से 30,000 की फौज लेकर फारसी एम्पायर की तरफ रवाना हुए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ऑर्डर्स के मुताबिक फारसी एम्पायर में एक ऐसी जगह चूज की जिसके पीठ के पीछे अरब हो और सामने फारसी एम्पायर हो। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने साद बिन अबी वकास को ऑर्डर्स दिए थे कि जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पहले फारसी शहंशाह को इस्लाम की तरफ आने की दावत जरूर देना। तो साद बिन अबी वकास ने ऐसा ही किया और कादसिया के मैदान पहुंचकर मुसलमानों का एक ग्रुप फारसी एम्पायर के कैपिटल की तरफ रवाना किया।
अब जब पर्शियन एम्पायर के कैपिटल में लोगों को इस बात का पता चला कि पहली बार इस नई इस्लामिक खिलाफत से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वह दूर दूर से जमा होकर इनका इंतजार करने लगे कि आखिर ये कौन लोग हैं कि इनसे रोमन और फारसियन एम्पायर दोनों घबराती हैं और किस प्रोटोकॉल के साथ ये फारसी एम्पायर में दाखिल होंगे। लेकिन मुसलमानों को देखकर ये सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ बिल्कुल सादा लोग आम से कपड़े पहनकर विदाउट एनी प्रोटोकॉल इस सिटी में दाखिल हुए। तो वहां खड़े सारे लोगों ने कहा कि ये लोग हैं जिनसे हमारे अजीम शहंशाह डरते हैं। ये मुसलमान सीधा मदन में यज़्दगर्द के महल के अंदर गए और उसके तख्त के सामने खड़े हो गए। तो फारसी एम्पायर के शहंशाह यज़्दगर्द ने इनसे पूछा कि तुम लोग हमारी एम्पायर में क्यों आए हो? क्या तुम लोग हमारे आपस की लड़ाइयां का फायदा उठा रहे हो? तो एक सहाबी ने उसे जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो आपकी तरफ अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लेकर आए हैं। तो अब या तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और या मुसलमानों को जजिया देना होगा, वरना हमारी तलवारों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। फारसी बादशाह के महल के अंदर घुसकर उसे सबके सामने ऐसी धमकी देने से शहंशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने खड़े होकर कहा कि जाओ और अपनी पूरी फौज को जंग के लिए तैयार कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी तरफ फारसी एम्पायर की पूरी फौज को अपने सबसे ताकतवर जनरल रुस्तम के साथ तुम लोगों की तरफ भेजूंगा और वह तुम सबको कादसिया के मैदान में ही गाड़ देगा। ये सुनने के बाद दोनों सहाबी वापस लौट आए। फिर फारसी एम्पायर की सारी फौज भी 6000 लोग के साथ एक जगह जमा होकर कादसिया के मैदान की तरफ रवाना हुए। जब मदीना में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस सब का पता चला, तो उन्होंने सीधा एक मैसेंजर साद बिन अबी वकास की तरफ भेजा कि मुझे कासिया के मैदान के एक एक कोने का मैप बनाकर भेजो, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग की एक एक चीज की खबर रखना चाहते थे और जंगों की प्लानिंग मदीना में बैठकर ऐसे करना चाहते थे जैसे यह जंग उनकी आंखों के सामने हो रही हो। तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमान इंजीनियर्स के साथ कादसिया के मैदान का एग्जैक्ट नक्शा बनाया और उसे मदीना की तरफ अमीरुल मोमिनीन के पास भेजा। अब फारसी एम्पायर के जनरल रुस्तम फुल ताकत के साथ मुसलमानों की तरफ बढ़ते हुए आखिर साल 636 में जंगे यरमुक के कुछ ही अरसे बाद फारसियन और मुसलमानों की फौज कादसिया के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हुई। कादसिया के मैदान में 1 महीने गुजरने के बाद भी रुस्तम ने मुसलमानों पर हमला नहीं किया और बार बार जंग डिले करने की कोशिश कर रहा था। तो इस टाइम को यूज करके मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास ने अपने जनरल्स की ड्यूटीज लगाई और कादसिया में मुसलमानों की पोजीशन मजबूत करने लगे। इसके अलावा साद बिन अबी वकास कादसिया की हर खबर यहाँ से बहुत दूर मदीना में खलीफा तक पहुंचाने के लिए कादसिया और मदीना के दरमियान घोड़ों का एक नेटवर्क बनाया, क्योंकि कहा जाता है कि साद रजी अल्लाह ताला अन कादसिया की जंग से पहले हर दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ 2 लेटर्स भेजा करते थे और ये लेटर्स इतनी तेजी से पहुंचते थे कि जब एक घोड़ा लेटर लेकर कादसिया से रवाना होता था और रास्ते में जहां पर यह घोड़ा थक जाता था, एग्जैक्ट उसी जगह पर एक दूसरा फ्रेश घुड़सवार इस लेटर को लेकर मदीना की तरफ दौड़ता था। इसी तरह कादसिया से ये लेटर घोड़ों के रात और दिन भागने से फुल स्पीड मदीना तक पहुंच जाता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से साद बिन अबी वकास को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे कि पहले फारसियन फौज पर हमला नहीं करना। इसीलिए साद बिन अबी वकास अपने मैसेंजर्स रुस्तम के कैंप्स की तरफ भेजते रहे और ये सारे मैसेंजर्स जाकर रुस्तम को एक ही ऑफर दिया करते थे कि इस्लाम, जजिया या जंग। लेकिन फिर भी रुस्तम बहुत अरसे तक मुसलमानों के जज्बे से डरकर जंग को टालता रहा। लेकिन आखिर अब रुस्तम के पास जंग से भागने का और कोई रास्ता नहीं रहा, तो उसने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। यह देखकर मुसलमानों की फौज भी पीछे हटी और फारसियंस दरिया को क्रॉस करके मुसलमानों के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। अब जंग शुरू होने ही वाली थी, तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने भी मदीना की तरफ लेटर्स भेजना छोड़ दिया, क्योंकि अब फैसला तलवारों से होना था। जंग कादसिया का पहला दिन नवंबर 636, जिसमें एक तरफ मुसलमानों की 30,000 और दूसरी तरफ रुस्तम की 1.5 लाख की फौज खड़ी थी। मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास सख्त बीमारी की वजह से इस जंग में शामिल ना हो सके, तो मुसलमान की फौज के पीछे किले के ऊपर बैठकर पूरी मुसलमानों की फौज को कंट्रोल कर रहे थे। रुस्तम ने भी जंग के लिए अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन रुस्तम के पास इस जंग में एक ऐसी ताकत थी जिसका इससे पहले मुसलमानों ने कभी मुकाबला नहीं किया था। इंडियन एलिफेंट्स फारसी एम्पायर के सारे हाथी इंडिया से ही ट्रेंड होकर आते थे। इन 33 हाथियों को रुस्तम ने अपनी फौज के फ्रंट पर खड़ा किया और खुद पूरी फौज के पीछे अपने तख्त पर बहुत ही गुरूर के साथ बैठा और कहा कि आज मैं फाइनली इन मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। साथ खड़े एक जनरल ने कहा कि बिल्कुल, अगर हमारे खुदा चाहे तब। तो रुस्तम ने कहा नहीं, अगर हमारा खुदा ना भी चाहे तब भी मैं मुसलमानों को आज खत्म कर दूंगा। इसी के साथ उसने अपनी पूरी फौज को मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। फारसी ने फौज आगे आई और मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसाने लगे, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। तो मुसलमानों ने भी उन पर तीर बरसाना शुरू किया, लेकिन मुसलमानों के तीर इतने कमजोर थे और पर्शियंस का स्टील वाला आर्मर होने के कारण मुसलमानों के तीरों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वह सब जंग के दरमियान ही मुसलमानों पर हंसने लगे। इसी के साथ फारसी फौज आकर मुसलमानों से टकरा गई और लड़ाई शुरू हुई। लेकिन जब पर्शियन फौज के 33 हाथी मुसलमानों की फौज के सामने आए, तो मुसलमानों के सारे अरब घोड़े
जिन्होंने इससे पहले इतने बड़े बीस्ट कभी नहीं देखे थे, घबरा गए और जंग छोड़कर पीछे भागने लगे। तो अब मजबूरन मुसलमान की पैदल फौज आगे हुई, लेकिन पर्शियन हाथियों से लड़ना इम्पॉसिबल था। तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। यह देखकर जनरल साद बिन अबी वकास ने पीछे किले से मुसलमानों की तरफ एक बहुत ही अजीब ऑर्डर भेजा कि बाकी सारे मुसलमान जंग से पीछे हट जाओ और सिर्फ बनु तमीम कबीले के लोगों को हाथियों के मुकाबले के लिए छोड़, क्योंकि बनु तमीम हमेशा से अरब के सबसे खतरनाक वॉरियर्स थे और ये इस बात के लिए मशहूर थे कि चाहे जो भी हो जाए बनु तमीम जंग से पीछे नहीं हटते। इसी कबीले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह फरमाया था कि ये लोग बनु तमीम दज्जाल के मुकाबले में भी सबसे मजबूती से खड़े होंगे। आज भी ये बनु तमीम कबीला पूरे दुनिया में फैला हुआ है। बनु तमीम ने आगे बढ़कर पर्शियन हाथियों का बहुत सख्त मुकाबला किया और आखिर फारसी हाथियों को इतना जख्मी किया कि वह जंग छोड़कर पीछे भाग गए और इन हाथियों के साथ पर्शियंस की पूरी फौज जंग से पीछे हटने लगी और इस बार मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया। अब गेम बिल्कुल पलट चुकी थी, क्योंकि मुसलमान इतने जोश में थे कि उन्होंने 1.5 लाख की फारसी फौज को दरिया की तरफ धकेलना शुरू किया और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही देर में मुसलमान यह जंग जीत जाएंगे। लेकिन जब फारसी फौज पीछे भाग रही थी, उसी टाइम फारसी जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अपने तख्त से नीचे आकर खुद मुसलमानों के खिलाफ लड़ने लगा। यह देखकर पर्शियन फौज को भी दोबारा हिम्मत मिली और उन्होंने भी दोबारा मुसलमानों पर हमला कर दिया। शाम तक यह जंग इसी तरह चलती रही और अंधेरा होते ही दोनों फौज अपनी पोजीशंस की तरफ वापस आई। जंग कादसिया के पहले दिन बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, लेकिन फिर भी हर एक मुसलमान के बदले 4 फारसी मारे गए। इस असीम जंग के दूसरे दिन मुसलमानों और फारसी दोनों की फौज बिल्कुल जंग के लिए रेडी खड़ी थी, लेकिन अचानक दोनों फौजों ने देखा कि दूर से कोई आवाजें आ रही हैं और हवा में हर तरफ दस्त फैली हुई है। यह मुसलमानों की उसी फौज का एक छोटा सा हिस्सा था जो अब्बू उबैद इब्न जर्राह ने यरमुक की जंग जीतने के बाद रोमन एम्पायर से मुसलमानों की मदद के लिए भेजी थी और इस फौज को काका बिन अमर लीड कर रहे थे, जिनका ताल्लुक भी बनु तमीम से ही था। काका उन चंद अजीम वॉरियर्स में से एक थे जो यरमुक और कादसिया जैसी दोनों अजीम जंगों में शामिल थे। यह देखकर मुसलमानों की फौज का मोराल बूस्ट हुआ और उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू किए। यह फौज सीधा आकर मुसलमानों की फौज के साथ मिल गई, लेकिन इस फौज के लीडर काका बिन अमर फुल स्पीड आगे बढ़े और जाकर फारसी फौज के सामने अकेले खड़े हो गए और कहा कि निकालो अपने जनरल्स को। तो इनके मुकाबले के लिए एक फारसी जनरल बहमन सामने आया और कुछ ही देर की लड़ाई के बाद जैसे ही काका ने उसे मार दिया, तो ये देखकर पर्शियंस का हौसला थोड़ा खराब होने लगा। काका के आने से मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ गया और उन्होंने काका बिन अमर को बताया कि जंग में हमारे लिए सबसे मुश्किल काम फारसी एम्पायर के हाथियों से लड़ना है, क्योंकि उन्हें देखकर हमारे सारे घोड़े जंग से भाग जाते हैं। तो काका बिन आम्र इस बार पर्शियन घोड़ों को भी डराने के लिए ऑर्डर्स दिए कि कल जंग से पहले हमारे ऊंटों के ऊपर लकड़ियों और कपड़ों से एक ऐसी शेप बनाई जाए जिससे वो भी हाथियों जैसे लगने लगे और फारसी घोड़े उनसे डर जाए। अब मुसलमानों का मोराल बिल्कुल पीक पर था, तो साद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मुसलमानों को फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। लेकिन इस दिन फारसी फौज के हाथी इतने जख्मी हो चुके थे कि उन्होंने हाथियों को जंग में लाया ही नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान तेजी से पर्शियन फौज के सेंटर तक पहुंच गए। काका के इन अजीब ऊंटों को देखकर भी पर्शियन फौज के घोड़े हर तरफ भागने लगे और पर्शियन फौज भी मुसलमानों के प्रेशर से आहिस्ता आहिस्ता जंग से पीछे हटने लगी। अब यहाँ दूर से यह सब कुछ साद बिन अबी वकास अपने किले से देख रहे थे, लेकिन यह देखकर एक बार फिर जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अकेले मुसलमानों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर पर्शियन फौज को भी भागने में शर्म आई और वह सारी फौज जंग की तरफ वापस आ गए और जंग दोबारा शुरू हुई। इसी तरह यह जंग शाम तक चलती रही, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला और शाम होते ही दोनों फौज अपनी कैंप्स की तरफ वापस आई। कादसिया के जंग का सबसे खतरनाक दिन तीसरा दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ हार्डशिप्स कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही मुसलमान जंग के लिए रेडी हुए तो उन्होंने देखा कि फारसी हाथी बिल्कुल ठीक होकर एक बार फिर उनकी फौज के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार हर हाथी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स का एक ग्रुप भी खड़ा था, क्योंकि रुस्तम भी अब और फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वह चाहता था कि आज ही इस जंग को खत्म कर दे। लेकिन उसके हमला करने से पहले एक और फौज ने आकर मुसलमानों को ज्वाइन कर लिया, जिससे मुसलमानों का हौसला तो बढ़ा, लेकिन मुसलमानों के नंबर्स नहीं बढ़े, क्योंकि यह कोई नई फौज नहीं थी, बल्कि इसी एक रात पहले ही काका बिन अमर ने अपनी फौज को खामोशी से इस पहाड़ के पीछे भेज दिया था और उन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि कल सबके सामने शोर मचाकर जंग में शामिल होना, ताकि मुसलमानों का मोराल दोबारा बूस्ट हो सके, जिससे फायदा तो हुआ। लेकिन अब फारसी फौज बहुत ही गुस्से में थी और रुस्तम ने अपनी पूरी फौज को फुल ताकत के साथ मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया था, जिसमें बहुत सारे मुसलमान तो हाथियों के पैरों के नीचे आकर शहीद हो गए। ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमान आखिर यह जंग हार जाएंगे, क्योंकि अब मुसलमान इतना कमजोर हो चुके थे कि रुस्तम ने अपने घुड़सवारों को यह तक हुक्म दिया कि जाकर मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास को मार दो। जैसे ही ये घोड़े साद बिन अबी वकास पर हमले के लिए आगे बढ़े, मुसलमानों के एक छोटे से ग्रुप ने बहुत मुश्किल से इन घोड़ों को रोक लिया और अपने जनरल साद बिन अबी वकास को बचा लिया। अब वहां किले में भी जनरल साद को इस बात का पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुसलमान बहुत जल्द यह जंग हार जाएंगे। इसीलिए यह जंग बचाने की एक आखिरी कोशिश में साद बिन अबी वकास ने दोबारा बनु तमीम की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इन हाथियों की आंखों पर वार करो। तो बनु तमीम ने, जिसमें काका बिन अमर भी शामिल थे, बिल्कुल ऐसा ही किया और एक एक करके हाथियों की आंखों को निशाना बनाकर मारने लगे। आखिर उन्होंने देखा कि इन सारे हाथियों में एक अल्फा हाथी है,
जिसे बाकी सारे हाथी फॉलो कर रहे हैं, और इस अल्फा हाथी पर पर्शियंस ने व्हाइट कलर का पेंट लगाया हुआ था। जैसे ही मुसलमानों ने इस व्हाइट हाथी की आंखों पर वार किया तो ये हाथी बिल्कुल ब्लाइंड हो गया और मुड़कर अपने ही फौज को क्रश करके वहां से भाग गया। इस अल्फा हाथी को देखकर बाकी सारे हाथी भी जंग से पीछे हटने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने दोबारा हमला किया और पर्शियन फौज आखिर जंग से पीछे होने लगी। इस तरह जंगे कासिया के तीसरे दिन मुसलमान ये जंग बिल्कुल हार चुके थे और अब बहुत मुश्किलों से इन्होंने अपनी जान बचाई थी। लेकिन अब इसके बाद ये जंग जीतना इम्पॉसिबल था और सबको पता था कि कल जब पर्शियंस दोबारा हमला करेंगे वो मुसलमानों का आखिरी दिन होगा, क्योंकि तीसरे दिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहीद हो चुका था और अब कल के दिन का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन यह देखकर काका बिन अमर ने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया और अपने कुछ साथियों के साथ एक बहुत ही इम्पॉसिबल प्लान बनाया। चौथे दिन की सुबह होने से पहले जब कासिया के मैदान में एक सैंड स्टॉर्म फैली हुई थी और एक तूफानी मौसम था, तो काका बिन अमर और उनके कुछ साथी मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और फारसी फौज की आंखों से बिल्कुल छुप छुप कर उनकी लाइन को क्रॉस करते हुए सीधा उनके जनरल रुस्तम के कैंप तक पहुंचे, क्योंकि काका बिन आमर को पता था कि अब तक जब भी फारसी फौज भागती है तो रुस्तम ही इस फौज को बचाता है, तो जब रुस्तम जिंदा नहीं रहेगा तो ये फौज भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो रुस्तम को मारने के लिए उनके कैंप तक पहुंचे तो रुस्तम और उसके साथियों ने मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि यहाँ भी रुस्तम बहुत ही बहादुरी से लड़ा। लेकिन आखिर बहुत जख्मी होने के बाद रुस्तम अपनी फौज को छोड़कर भाग गया। हिलाल नाम के एक मुसलमान ने जब यह देखा तो वो उसका पीछा करने लगा। रुस्तम ने भाग भाग कर आखिर दरिया में छलांग लगा दी। ये देखकर हिलाल भी दरिया में कूद पड़ा और रुस्तम को पांव से पकड़कर पानी से घसीटकर बाहर निकाला और उसे मार दिया और उसकी बॉडी को अपने घोड़े से बांधकर फुल स्पीड वापस कादसिया के मैदान में आया, क्योंकि उसे पता था कि हमने रुस्तम को सिर्फ इसीलिए मारा है ताकि पर्शियंस का मोराल टूट सके। जैसे ही वो जंग के मैदान वापस पहुंचा, वहां सुबह हो चुकी थी, तो हिलाल सीधा रुस्तम के तख्त पर चढ़ा और अपनी तलवार उठाकर जोर जोर से कहने लगा कि मैं काबा के रब की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने रुस्तम को मार दिया। यह देखकर मुसलमानों की भी पूरी फौज ने पर्शियंस पर हमला कर दिया। फारसी फौज को समझ ही नहीं आई कि यह आखिर सुबह होने से पहले ही उनके साथ हुआ कैसे, और रुस्तम को मरा हुआ देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और वह कंफ्यूज होकर जंग से हर तरफ भागने लगे और मुसलमान उनका पीछा करने लगे। जिसके बाद मुसलमानों के हाथों से हजारों फारसी मारे गए और उनमें से हजारों कैदी बनाए गए और इस तरह मुसलमान यह अजीम जंग कादसिया जीत गए। मुसलमानों की इस जंग में जीत ने इस्लामी साम्राज्य की सीमाओं को इराक और ईरान तक फैला दिया। फारसी साम्राज्य जिसने सदियों तक अपनी ताकत और सत्ता कायम रखी थी, इस जंग के बाद धीरे धीरे खत्म हो गया। जंग कादसिया ने इस्लामी तारीख में एक नया मोड़ दिया। मुसलमानों की यह जीत न सिर्फ तलवार की ताकत थी बल्कि अल्लाह पर ईमान और यकीन का सबूत थी। तो सब्सक्राइब योर चैनल।